हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा यूपीएससी एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से नवीन स्वातंत्र 18वीं सदी पार्ट 3 लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बंगाल के नवाब व उनके काल के बारे में बात किए थे। अगर हमारा आपको इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखना है तो ऊपर हमने लिंक में इसको दिया हुआ है। आप लिंक के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पार्ट 3 वीडियो हमारा समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मैसूर। मैसूर प्रारंभ में मैसूर के सरदार विजयनगर के अधीन थे। 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध के बाद 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। 1732 ईस्वी में एक अल्पवयस्क राजकुमार इमदी कृष्णराज, जिनका उपनाम था चिक्क राजा, गद्दी पर बैठा, जिसके समय में वास्तविक सत्ता दो अधिकारी कौन कौन से, देवराज दुलवई तथा नजराज सर्वाधिकारी के हाथों में थी। अब बात करते हैं हैदर अली की। हैदर अली का जन्म 1727 ईस्वी में बूंदी कोट मैसूर में हुआ था। उसने अपना जीवन एक घुड़सवार सैनिक के रूप में शुरू किया। मराठों के आक्रमण से उपजी अव्यवस्था का लाभ उठाकर हैदर अली 1761 ईस्वी तक मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। इसने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। इसने वेदनूर का नाम हैदर नगर रखा। हैदर ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया एवं उनमें अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलवाया। प्रारंभ से ही हैदर को मराठों एवं निजाम की प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। शुरू में वह मराठों से पराजित तो हुआ, किंतु पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद 1774 से 76 ईस्वी के बीच न केवल अपने खोए हुए प्रदेश को जीता, वरन वेल्लारी, गूटी, सूडी, सेदमा, मालाबार तथा कर्नूल प्रदेश भी जीत लिया। किसने जीता? हैदर ने। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। कब से कब तक लड़ा गया? 1767 से 69 ईस्वी तक। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे तथा निजाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राजा कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम तिरुवन्नमलई संगम में पराजित हुए। ये आप जो हमने वर्ड है तिरुवन्नमलई, ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया। हैदर ने मैंगलोर पर आक्रमण कर बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक पीछे धकेल दिया। उसने मराठों और निजाम के साथ मिलकर मद्रास को घेर लिया, जिससे अंग्रेज बुरी तरह भयभीत हो गए और उन्होंने 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। संधि के तहत क्या बातें हुई? अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया गया, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा छोड़ेंगे, अंग्रेज युद्ध के दौरान हुई युद्ध हानि का जुर्माना भरेंगे, किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये संधि के तहत बातें हुई। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। तब अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी की संधि के अनुकूल हैदर अली की सहायता नहीं की। दूसरी तरफ हैदर अली को अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसी अधिक सहायक लग रहे थे। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, 1780 से 84 ईस्वी तक। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निजाम और मराठों से
अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक खुली चुनौती थी। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। आयरकूट ने पोर्टोनेवा युद्ध में हैदर को परास्त अवश्य किया, लेकिन इसका उसे कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला। 1782 ईस्वी में हैदर एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर के मृत्यु के बाद युद्ध के संचालन का भार उसके पुत्र पर आया। पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया। मैंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। 1790 से 92 ईस्वी तक टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेज के विरुद्ध गुप्त समझौता किया तथा त्रावणकोर पर उसने टीपू पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा मिला अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर का आर्थिक तथा सामरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए इससे अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यह कथन सिद्ध है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा। अब बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी तक। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपने नेतृत्व प्रदान किया। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह मैसूर अंग्रेजी की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से अडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कनारा, कोयंबटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। मैसूर की जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हैदर अली
की फातिमा नामक पत्नी से हुआ था। टीपू अरबी, फारसी, कन्नड़ तथा उर्दू जानता था। घुड़सवारी, बंदूक तथा तलवार चलाने में निपुण था। वह पाश्चात्य विज्ञान तथा राजनीतिक दर्शन का गुणग्राही था। टीपू 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत, जिसने सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की, खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की तथा 1787 में अपने नाम के सिक्के जारी करवाया। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। टीपू की शासन प्रणाली के बारे में अब बात करते हैं। टीपू की शासन प्रणाली क्या थी? सुल्तान सर्वाधिकारी था। टीपू को सुधारों तथा नए प्रयोगों से प्यार था। डाडवेल के अनुसार वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने परंपराओं को भारतीय प्रजा पर लागू करने का प्रयत्न किया। अब टीपू के प्रशासन में वजीर का पद नहीं था। सुल्तान के सहयोग के लिए 7 मुख्य विभाग होते थे जिसका प्रधान मीर आसिफ कहलाता था। 1784 ईस्वी के पश्चात टीपू ने अपने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते थे। बाद में इन प्रांतों की संख्या 17 हो गई। प्रांतों में आसिफ, असैनिक तथा फौजदार सैनिक नाम के 2 गवर्नर होते थे। गवर्नर जो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। 1792 ईस्वी में टीपू को कुल 1 करोड़ रुपए भू राजस्व मिलता था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात भू राजस्व की यह रकम आधा हो जाने के बाद टीपू ने भू राजस्व में 37.5% की वृद्धि कर दी। टीपू के काल में जिला के अधिकारी आमिल कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तकावी ऋण भी उपलब्ध कराया करते थे जिसको क्षेत्रों को तुर्की कहा जाता था। टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर एक व्यापारिक कंपनी एवं व्यापार बोर्ड का भी गठन किया। उसने अपने गुमास्ते मस्कट, होरमुज, जेहाद, अदन आदि नगरों में नियुक्ति की। फ्रांस, तुर्की, ईरान एवं बेगू में दूत भेजे। चीन के साथ भी संबंध सुधारे। टीपू ने चंदन, सुपारी, मसाले, सोना चांदी, हाथी आदि के व्यापार पर राजकीय एकाधिकार स्थापित किया। टीपू ने सिक्के, ढलाई की नई प्रणाली एवं माप तौल के नए पैमाने को अपनाया। उसने एक आधुनिक कैलेंडर की भी शुरुआत की। टीपू ने आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किए और विदेशी कारीगर मंगवाए। अपने राज्य में गोला, बारूद, कागज, चीनी, रेशमी कपड़ा आदि बनाने के कारखाने भी लगवाए। 1796 ईस्वी में टीपू ने नौसेना बोर्ड का गठन कर आधुनिक नौसेना खड़े करने की कोशिश की और इसके लिए जहाजों के नमूने स्वयं तैयार किया। मंगलोर, वजीदाबाद तथा मोलीदाबाद में डायकार्ड बनवाया। टीपू धार्मिक मामलों में भी संयुक्त था। मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी मूर्ति की स्थापना के लिए उसने धन दिया। श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में श्री रंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधरेश्वर मंदिर की पूजा में वह कभी हस्तक्षेप नहीं करता था। अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ। युद्ध, काल, गवर्नर, संधि और संधिकर्ता। ये आप यूपीएससी मेंस में तो इस क्वेश्चन को लिख ही सकते हैं, साथ साथ ये प्री में भी पूछा जा सकता है कि कब किसकी संधि हुई, उस समय का काल समय क्या था, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, संधिकर्ता कौन थे। तो हमने
इसको बनाया है। प्रथम 1767 से 69 तक लॉर्ड वेलस्ट, मद्रास की संधि हुई। संधिकर्ता कौन थे? हैदर और अंग्रेज। द्वितीय 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग, मैंगलोर की संधि, टीपू और मैकार्टनी। तृतीय 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम की संधि, कॉर्नवालिस और टीपू संधि करता थे। चतुर्थ 1799 लॉर्ड वेल्सली, जो कि सहायक संधि। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अवध, रुहेला एवं बंगस पठान की, राजपूत की, जाट की और केरल की। उसके बाद असम व उत्तर पूर्व की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक प्रतिस्पर्धा के बारे में। कर्नाटक युद्ध के बारे में भी बात करेंगे, जो युद्ध हुए हैं। फिर बात करेंगे अंग्रेजों का सिखों से संबंध। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।